ओके सो आज हम देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर पर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और उनकी क्या रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होती हैं और इन एक्चुअल में कौन क्या रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं। बेसिकली जब सर्किट ब्रेकर को इंस्टॉल किया जाता है सबस्टेशन के अंदर तो उसकी कमीशनिंग से पहले उसको टेस्ट किया जाता है, यानी उसके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं एंड देन उसको ऑपरेशन में लाया जाता है और ये टेस्ट रूटीन में भी परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है दैट इज़ कॉन्टैक्ट टाइमिंग टेस्ट। कॉन्टैक्ट टाइमिंग टेस्ट से मुराद ये है कि सर्किट ब्रेकर कितने टाइम में ओपन और क्लोज हो रहा है, इस ये चीज़ टेस्ट की जाती है। और उसके बाद देखा जाता है कि कॉन्टैक्ट के ऊपर जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग कॉन्टैक्ट्स, उनकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसको टेस्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद ये चेक किया जाता है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग कॉइल्स हैं, सर्किट ब्रेकर के को ओपनिंग और क्लोजिंग करवाने के लिए कॉइल्स यूज़ होती हैं और ये दो कॉइल्स होती हैं, दो ओपनिंग के लिए और दो ही क्लोजिंग के लिए। तो इनके ऊपर इनके रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि मिनिमम वोल्टेज ट्रिप टेस्ट किया जाता है, यानी कि ये जो ट्रिप कॉइल्स हैं इनको कितने मिनिमम वोल्टेज दिया जाए और ये उस पर जाके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा सकती हैं। SF6 गैस का प्रेशर देखा जाता है और उसके अलार्म टेस्ट किए जाते हैं कि आया कि अलार्म 1 और अलार्म 2 ऑपरेट हो रहे हैं या इन कंडीशंस पे ये हमें इंडिकेशंस दे रहा है कि नहीं दे रहा। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर है, इसका भी अलार्म चेक किया जाता है। और नाइट्रोजन गैस प्रेशर, अगर हाइड्रोलिक सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म हाइड्रोलिक होगा तो हाइड्रोलिक प्रेशर चेक किया जाएगा और उसके अलार्म चेक किए जाएंगे। और स्प्रिंग चार्ज होगा तो फिर उसके स्प्रिंग चार्ज हैं या नहीं है वो कंडीशन चेक की जाएगी। और अगर हाइड्रोलिक सिस्टम होगा तो उसमें नाइट्रोजन यूज़ होगी, ठीक है, तो नाइट्रोजन का भी गैस का प्रेशर और उसके अलार्म चेक किए जाते हैं। उसके बाद एंटी पंपिंग जो प्रोटेक्शन होती है सर्किट ब्रेकर में, ये चेक की जाती है कि आया कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। और उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि पोल डिस्क्रिपेंसी जो प्रोटेक्शन है वो काम कर रही है या नहीं कर रही। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइमिंग टेस्ट को। तो टाइमिंग के लिए जो ओपनिंग का टाइम होता है, जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होती हैं दैट इज़ 20 मिली सेकेंड और क्लोजिंग के लिए जो टाइम होता है दैट इज़ 60 मिली सेकेंड। यानी ओपनिंग जो है 20 मिली सेकेंड में होनी होती है और क्लोजिंग 60 मिली सेकेंड में होनी होती है। और जो हमें रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं दैट इज़ 17 मिली सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि इतने ओपनिंग के लिए हमें टाइम मिल रहा होता है और क्लोजिंग का 57 मिली सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यूज़ आ रही होती हैं। वेरी भी कर रही होती हैं लेकिन नॉर्मली ये वैल्यूज़ हमें मिल रही होती हैं। और ओपनिंग क्लोजिंग में हम इसका OCO साइकिल भी चेक करते हैं, ओपन क्लोज ओपन एंड, जैसा कि ओपन 0.3 सेकेंड का डिले, फिर क्लोज, फिर ओपन, और इस तरह से ये जो साइकिल है इसको चेक किया जाता है और उसकी भी वैल्यूज़ देखी जाती हैं कि रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही। और उसके बाद कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट जो है उसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है लेस देन इक्वल टू 100 माइक्रो ओम। 100 माइक्रो ओम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 100 माइक्रो ओम तक होनी चाहिए। और ये इसको किस तरह से टेस्ट किया जाता है, अगर सर्किट ब्रेकर डबल ब्रेक सर्किट ब्रेकर्स हैं जिनके अंदर दो ओपनिंग और दो ही क्लोजिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे हर कॉन्टैक्ट के अक्रॉस अलग अलग इसकी रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है। हर कॉन्टैक्ट की अलग रेजिस्टेंस को जब चेक कर लेते हैं तो फिर दोनों की रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं और दोनों क्योंकि सीरीज़ में है तो रेजिस्टेंस ऐड होती है, तो उनकी रेजिस्टेंस को जब ऐड करते हैं तो वो जो वैल्यू आती है वो 100 माइक्रो ओम से कम होनी चाहिए या मैक्सिमम 100 माइक्रो ओम होनी चाहिए। ये भी नॉर्मली हमें 80 माइक्रो ओम तक मिल रही होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉइल। ओपनिंग और क्लोजिंग कॉइल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दो कॉइल्स यूज़ होती हैं ओपनिंग के लिए और दो ही क्लोजिंग के लिए यूज़ हो रही होती हैं। तो इनकी जो रेजिस्टेंस चेक की जाती है तो उसका रिज़ल्ट हमें मिल रहा होता है दैट इज़ वेरी कर रहा होता है, क्योंकि रेड, येलो और ब्लू तीन फेज़ होते हैं तो तीनों फेजेस पे अलग अलग हम इनकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं। तो ये तकरीबन 100 से 125 ओम तक वैल्यूज़ हमें मिल रही होती हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं मिनिमम वोल्टेज ट्रिप टेस्ट, यानी कि ट्रिपिंग के लिए हमें कम से कम कितने वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। तो वो जो हमें वैल्यूज़ मिल रही होती हैं, रेड, येलो और ब्लू तीन फेज़ हैं तो उनको ऑन एवरेज हमें 100 से 145 तक
वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं, यानी कि इतने वोल्टेज अगर हों 100 से 145 तक, तो हमारी जो ट्रिप कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाएगी और वो ट्रिपिंग करवा देगी। फिर हम देखते हैं कि SF6 गैस प्रेशर अलार्म। बेसिकली ये अलार्म चेक किए जाते हैं कि हमारे जो अगर SF6 गैस प्रेशर कम हो जाता है तो जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे हमारे जो पैनल्स लगे होते हैं वहाँ पे ये अलार्म आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इनकी अलार्म की जो कंडीशन होती हैं ये 0.6 मेगापास्कल, ये हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है इसकी। अगर प्रेशर 0.6 से कम होकर 0.5 पे आता है तो अलार्म 1 जो है वो इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रेशर इससे भी कम हो जाता है, 0.5 मेगापास्कल तक कम हो जाता है, तो फिर इस कंडीशन पे अलार्म 2 इनिशिएट होगा और साथ ही सर्किट ब्रेकर लॉक हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर लॉक होने से मुराद ये है कि सर्किट ब्रेकर अगर ओपन कंडीशन में तो ओपन में ही रहेगा और क्लोज कंडीशन में तो क्लोज में ही रहेगा। और उसके बाद है हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर होगा, दैट इज़ 32.6 मेगापास्कल। ये इसकी रेटेड वैल्यू होती है, यानी ये वैल्यू होगी तो उस पर हमारा सर्किट ब्रेकर का जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो नॉर्मल कंसीडर होगा। लेकिन ये प्रेशर अगर कम हो के 31.6 पे आ जाता है तो फिर अलार्म 1 इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये प्रेशर मज़ीद कम होता है और 27.8 मेगापास्कल पे आ जाता है तो यहाँ पे अलार्म 2 मिलेगा हमें और साथ ही सर्किट ब्रेकर लॉक हो जाएगा, यानी अगर ओपन है तो ओपन ही रहेगा और अगर क्लोजिंग कंडीशन में है तो क्लोज ही रहेगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं नाइट्रोजन गैस प्रेशर, क्योंकि हाइड्रोलिक में मैंने आपको पहले बताया जहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो क्या करता है कि नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ाता है। नाइट्रोजन प्रेशर फिर जाके हमारे सर्किट ब्रेकर को ओपन और क्लोज करवा रही होती है, तो उसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दैट इज़ 19 मेगापास्कल। एंटी पंपिंग वर्क किस तरह से करती है? जब इसकी ये कंडीशन ये है कि जब सिस्टम पे फॉल्ट आ चुका है तो रिले ज़ाहिर है सर्किट ब्रेकर को ओपन करवा देंगी, और अगर उस टाइम पे ऑपरेटर जाके सर्किट ब्रेकर को क्लोज़ करवाता है, जैसे ही वो क्लोज़ करवाएगा तो रिलेज दोबारा से, क्योंकि फॉल्ट अभी एग्जिस्ट कर रहा है तो रिलेज क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर को दोबारा से ओपन करवा देंगी। और जैसे ही सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, क्योंकि इधर से ऑपरेटर ने क्लोजिंग की कमांड दी हुई है तो दोबारा से वो क्लोज़ होगा। इस तरह से वो ओपन क्लोज़ होता रहेगा और इस तरह ये जो कंडीशन है सर्किट ब्रेकर को के लिए ये हार्मफुल हो सकती है और उसको बर्न करवा सकती है। तो इससे बचने के लिए एंटी पंपिंग रिले लगवाई जाती है, और एंटी पंपिंग जो रिले है वो इसको जब सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तो वो ट्रिप कॉइल के सीरीज़ में लगी होगी। जैसे सीरीज़ में लगी होगी, जब सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तो वो ओपन हो जाएगी, यानी कि उसको दोबारा से आप क्लोजिंग की जो पल्स है वो दे नहीं सकेंगे और इस तरह से सर्किट ब्रेकर सेफ़ होगा, यानी कि दोबारा से वो उसकी जो कॉइल है एनर्जाइज ही नहीं हो सकेगी एंटी पंपिंग के थ्रू, ठीक है। पोल डिस्क्रिपेंसी किस तरह से काम करती है? पोल डिस्क्रिपेंसी से मुराद ये है कि थ्री फेज सिस्टम है तो 3 फेज जो होते हैं रेड, येलो और ब्लू। जब हम उसको क्लोजिंग की कमांड देते हैं, अगर 2 फेज़ जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं और तीसरा फेज़ क्लोज नहीं हो पाता किसी वजह से, तो उस टाइम पे जो एंटी पोल डिस्क्रिपेंसी है ये उसको एक ख़ास टाइम होता है, दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि 2.5 सेकंड तक का हम डिले देते हैं, अगर 2.5 सेकंड तक हमारे तीनों फेज़ क्लोज़ हो जाते हैं तो ठीक है। अगर कोई एक फेज़ क्लोज़ नहीं होता तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि ट्रिप कमांड जाएगी हमारे सर्किट ब्रेकर को और तीनों फेज़ ही ओपन हो जाएंगे।